जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एपीएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका घर्षण और उत्तोलक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि घर्षण बल होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए, संलग्न यानी कि उसके टच में रहते हुए गति करने का प्रयास करती है अथवा गति करती है, तो वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो कि वस्तु की गति का विरोध करता है, और यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। उसे ही घर्षण बल कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए कि एक व्यक्ति है जो एक अलमारी को पुश कर रहा है, उसे ढकेल रहा है। तो ढकेलने पर क्या होगा कि जमीन के साथ घर्षण बल लगेगा, और जो घर्षण लगेगा ना, वो हमेशा जिस तरफ वो अलमारी को पुश कर रहा है उसके विपरीत लगेगा। तो अलमारी को पुश करने पर जो घर्षण बल है, जैसे ये अलमारी को पुश कर रहा है, तो मान लीजिए कि पूर्व दिशा की ओर अलमारी को पुश कर रहा है, तो जो घर्षण बल लगेगा वो पश्चिम दिशा की ओर लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी वस्तु गति करेगी नहीं। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी वस्तु गति नहीं कर पाती। जैसे हम चलते हैं तो हमारे चलने पर भी घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे कोई कार है, कार सड़क पर चलती है, तो जो कार के पहिए हैं ये सड़क के साथ घर्षण करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कार के पहिए घूम ना पाए। जैसे बर्फ होती है या कोई चिकनी सतह है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करती, जिससे क्या होता है, जो कार के चक्के होते हैं स्लिप कर जाते हैं या चल नहीं पाते। अगर घर्षण बल नहीं होगा ना, तो कोई वस्तु गति नहीं कर पाएगी। और जो घर्षण बल होता है ये गति का विरोध भी करता है, यानी कि गति को कम भी करता है। घर्षण के कारण ही गति का विरोध होता है, और इसी के कारण ही वस्तु में गति उत्पन्न होती है। तो घर्षण बल के हम प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स देख लेते हैं। तो घर्षण बल के मुख्यतः दो टाइप्स हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इन्हें आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गतिक घर्षण बल यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। और जो गतिक घर्षण बल है, इसके आगे दो टाइप हैं, लोटनिक घर्षण बल यानी कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और सर्पी घर्षण बल स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हम स्थैतिक घर्षण बल पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। तो स्थैतिक घर्षण बल के नाम से ही क्लियर है कि जो वस्तु स्टैटिक हो यानी कि स्थिर अवस्था में हो। तो स्थैतिक घर्षण बल वह बल होता है जो दो वस्तुओं के बीच तब कार्य करता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में हों और विश्राम अवस्था में हों, और यह बल वस्तुओं को गति में आने से रोकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि मेज पर रखी किताब, जब आप किताब को धकेलने का प्रयास करते हैं तो तब तक किताब स्थिर रहती है जब तक कि आप इतना बल नहीं लगाते कि घर्षण बल जीत जाए। तो जो किताब है ये मेज के ऊपर रखी है, तो मेज के ऊपर रखने पर अभी इस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो जब आप इसे धकेलेंगे ना, तो अभी इस पर शुरुआती अवस्था में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। यानी कि शुरुआती अवस्था में अगर आप इस पर पर्याप्त मात्रा में बल नहीं लगाएंगे तो किताब अपनी जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित नहीं होगी, क्योंकि इस पर कौन सा बल लग रहा है, तो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। और जब आप इस पर पर्याप्त बल लगा देंगे, यानी कि इतना बल लगा देंगे कि अपनी स्टैटिक अवस्था से गतिज अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो पहले इस पर कौन सा बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। और जैसे ये किताब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, यानी कि आप इसे हाथ से ढकेलें और इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, यानी कि जिस स्थान पर है उसे दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित हो जाए, तब इसमें गतिज घर्षण बल लगेगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में कोई भी वस्तु होती है, वो शुरुआती अवस्था में जब भी हम उसे ढकेलते हैं या पुश करते हैं तो पहले ज़्यादा बल लगता है, लेकिन जब एक बार वो मोशन में आ जाती है तब उसमें बल कम लगने लगता है, यानी कि तब उस पर ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। पर शुरुआती अवस्था में उस पर कौन सा बल लग रहा होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, याद रखिएगा। इसका दूसरा उदाहरण है गाड़ी स्टार्ट करना। तो जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन पहियों को घुमाने के लिए बल लगाता है, और प्रारंभिक क्षण में यानी कि शुरुआत में गाड़ी स्थिर रहती है, और इस स्थिति में पहियों और सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, और यह बल पहियों को आगे बढ़ने से रोकता है। तो शुरुआत में जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो अभी जो पहिए हैं इनकी सड़क के साथ यानी कि रोड के साथ अब ये कौन सी अवस्था में है, तो अभी इन पर स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, अब इन पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, इस पर एक फोर्स लगेगा, तो जो स्टैटिक घर्षण बल है वो इसे रेजिस्ट करेगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगने पर यह क्या होगा, पहिया मूव करने लगेगा, इसमें मोशन आ जाएगा। तो स्टैटिक घर्षण बल क्या करता है, किसी भी वस्तु को गति में आने से रोकता है। इसके बाद है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो वह वस्तु एक अधिकतम बल के पश्चात गतिमान हो जाती है, और स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो शुरुआत में किसी भी वस्तु पर स्थैतिक घर्षण बल लगता है, लेकिन एक समय में जब हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो अधिकतम बल जिसके बाद वो वस्तु गति की अवस्था में आना शुरू हो जाती है, तो उसी को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए एक कार है, कार चल नहीं रही है, तो लोग उसे धक्का लगाते हैं। तो शुरुआत में जब एक आदमी धक्का लगा रहा है तो अभी कार मूव नहीं कर रही, अभी उस पर कौन सा बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है।
तो 2-3 व्यक्ति और आ गए और वो कार को धकेलने लगे। और जैसे ही उन्होंने कार को धकेला तो एक अधिकतम बल के पश्चात कार क्या होगा, गतिमान की अवस्था में आ जाएगी, गति की अवस्था में आ जाएगी। तो उसी बल को सीमांत घर्षण बल कहा जाएगा। जैसे डायग्राम में आप देखिए कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फिर एक पॉइंट पर जब अधिकतम बल लग जाता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसके बाद उस वस्तु में काइनेटिक ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, गतिज घर्षण बल, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहा जाता है। और जो गतिज घर्षण बल होता है ये दो प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल क्या था, जो स्थिर अवस्था में था, और गतिज घर्षण बल क्या होगा, जिसमें वस्तु गतिमान अवस्था में होगी। तो गतिमान अवस्था में जो वस्तु होती है उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार के घर्षण बल लगते हैं। पहला है लोटनिक घर्षण बल यानी कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु का विरोध करने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। तो जब किसी वस्तु को कहीं पर लुढ़काया जाता है ना, यानी रोल किया जाता है ना, तो उस पर कौन सा बल लग रहा होता है, लोटनिक घर्षण बल लग रहा होता है। जैसे ई वाहनों के पहियों तथा भूमि के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। और लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो जो बल वस्तु को गति की अवस्था में आने से रोके उस बल का मान सबसे ज्यादा होता है। तो जो स्थैतिक घर्षण बल है इसका मान ज्यादा होगा क्योंकि ये वस्तु को गति में आने से रोक रहा है। लेकिन जो लोटनिक घर्षण बल है इसका मान ज्यादा नहीं होता, इसलिए वस्तु तुरंत गति की अवस्था में आ जाती है। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान लोटनिक घर्षण बल के मान से अधिक होता है। लोटनिक घर्षण बल यानी कि जैसे आपने वो बैग देखा होगा ना जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसे रोल कर ले जाते हैं, तो उस पर घर्षण बल का मान बहुत कम लगता है, इसीलिए आप उसे आसानी से ले जाते हैं। दूसरा है सर्पी घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि एक बक्सा है और उस बक्से को ये व्यक्ति रस्सी बांधकर खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इस पर कौन सा बल लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। लेकिन इसी बक्से के नीचे अगर पहिए लगा दिए जाए, अभी पहिए लगाने के बाद इसे खींचे, तो इस पर कौन सा बल लगेगा, तो इस पर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु लुढ़क कर जा रही है। स्लाइडिंग में क्या हो रहा है, वस्तु को घसीटा जा रहा है। तो जब भी वस्तु को घसीट कर लेकर जाया जाए, यानी कि फिसला कर ले जाया जाए, घसीट कर ले जाया जाए, तो उस पर सर्पी घर्षण बल लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वस्तु को लुढ़का कर यानी उसके नीचे पहिए लगाकर उसे रोल करके ले जाया जाए, तो उस पर कौन सा बल लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जैसे पीछे डायग्राम था, यहाँ पर देखिए पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड, कि इस वस्तु को मोशन में लाने के लिए इस पर लार्ज फोर्स काफी ज्यादा मात्रा में बल लगाना पड़ता है। और दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वस्तु को मोशन में लाने के लिए लेस फोर्स रिक्वायर्ड होती है। और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में वस्तु को मोशन में लाने के लिए लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सबसे कम बल लगाना पड़ता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घर्षण बल किसमें होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगता है, दूसरे नंबर पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है और तीसरे नंबर पर रोलिंग फ्रिक्शन आता है। तो सबसे कम घर्षण बल किसमें लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है, और सबसे ज़्यादा घर्षण बल किसमें लगता है, स्थैतिक घर्षण बल में लगता है। तो घर्षण का उपयोग क्या है, तो सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही मैंने आपको बताया ना कि वाहन गति कर पाएंगे। अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, जो गाड़ियों के पहिए हैं ये फिसलने लगेंगे। और घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती। जो मशीनें वगैरह हैं उनको भी कार्य करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। और घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव होता है। तो जब ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाता है तो चौक और ब्लैक बोर्ड में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण लगता है, तभी चौक के द्वारा लिखा जाता है। और जब हम कागज पर कलम से लिखते हैं तो जो कलम है ना वो भी कागज पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। अगर वहाँ पर तेल लगा दिया जाए, अगर आप देखेंगे कि कागज को चिकना कर दिया जाए, अगर आप उस पर तेल लगा देंगे और उसको कलम की सहायता से लिखेंगे तो वहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल नहीं लगेगा। तो घर्षण बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। इसमें कौन सा घर्षण बल लगेगा, इसमें स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण से हानि क्या होती है, तो घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा, जो मशीनरी है इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरी हानि क्या है कि मशीनों में घर्षण के कारण उष्मा और ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती हैं, जिससे मशीनों की खराब होने की संभावना रहती है। तो कुछ हानियाँ हैं और कुछ इसके लाभ हैं। तो यहाँ पर हमने घर्षण के बारे में पढ़ लिया। अब हम वीडियो का दूसरा पार्ट उत्तोलक यानी कि लीवर के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तोलक का फायदा क्या है और उत्तोलक कहते किसे हैं। तो उत्तोलक एक सरल यंत्र है जो बल को बढ़ाने या दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में दो चीज़ों का उल्लेख है। पहला तो ये बल को बढ़ाता है और दूसरा ये दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे मैं समझाऊंगा, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो उत्तोलक वह साधारण मशीन कहलाती है जो बिना चुंबकीय और विद्युतीय शक्ति से चले साधारण मशीन में शारीरिक शक्ति लगाने से होता है। तो जैसे आप ये उदाहरण देखिए, डायग्राम देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगा कि उत्तोलक आखिर कहते किसे हैं। तो जैसे इस उदाहरण में समझाया गया है, सब बल से भार उठाना,
तो जो सब्बल है, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि सब्बल से भार उठा रहा है। सब्बल के सिरे पर भार है और बीच में एक आधार है, कोई पत्थर है, जिसकी सहायता से ये क्या कर रहा है, पीछे की ओर से नीचे की ओर जोर लगा रहा है और भार ऊपर की ओर उठ रहा है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे किया होगा ना कि अगर कोई वस्तु उठ नहीं पाती तो किसी डंडे या कोई लोहे की छड़ की सहायता से बीच में कोई आधार देकर आप उसे आसानी से उठा सकते हैं। वैसे कोशिश की जाए तो वस्तु आसानी से उठ नहीं पाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमने पढ़ा क्या कि यह एक ऐसा सरल यंत्र है जो बल को बढ़ाने, यहाँ पर आपका बल बढ़ रहा है ना, वैसे आप भारी वस्तु को उठाएंगे, उठा नहीं पाएंगे, लेकिन इस माध्यम से इस प्रकार उठाएंगे तो आपका बल बढ़ जाएगा और दिशा बदलने के लिए उपयोग में आता है। इससे जो भार है, जो वस्तु है, उसकी दिशा को बदला जा सकता है। जहाँ पर वो पहले थी वहाँ से हटाकर दूसरी दिशा में उसे रखा जा सकता है। तो जो उत्तोलक होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है आलंब, जिसे फुलक्रम कहते हैं, दूसरा आयास एफर्ट और तीसरा होता है भार। जैसे इस डायग्राम में समझिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि सब्बल की सहायता से भार उठा रहा है। तो जो भार है यानी कि जिस भी वस्तु को उठाया जाएगा उसे भार कहा जाएगा और भार को W से डिनोट करते हैं। और जो आलंब होगा, आधार होगा, जिसकी सहायता से ये कार्य हो पा रहा है। अगर आधार ही ना हो, ये बीच में जो पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, कोई ये पत्थर का टुकड़ा हो या कोई भी टुकड़ा हो, कोई पत्थर का टुकड़ा हो जिसे सपोर्ट दे रहा है, अगर ये सपोर्ट ही ना हो तो ये कार्य हो नहीं पाएगा। तो जो सपोर्टिंग सिस्टम है इसे फुलक्रम या आलंब कहेंगे। इसे आप आधार भी समझ सकते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं। और तीसरा पार्ट है आयास। आयास को आप समझिए प्रयास यानी कि एफर्ट। अगर ये व्यक्ति एफर्ट ही नहीं लगाएगा तो ये भार उठेगा कैसे। तो एक तो हो गया एफर्ट जो लगाया जाएगा, दूसरा है आलंब यानी कि आधार, और तीसरा है जिस वस्तु पर ये प्रयास किया जा रहा है उसे भार कहेंगे। तो उत्तोलक के 3 भाग होते हैं, आलंब, आयास और भार। तो आलंब के बारे में मैंने वैसे तो आपको उदाहरण में समझा दिया, हम पढ़ भी लेते हैं। तो यह वह बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, आलंब कहलाती है, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और आयास क्या होता है, तो उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है। जो उस पर बल लगाया जा रहा है उसी को आयास या एफर्ट कहते हैं और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और भार क्या होता है, लोड क्या होता है, तो उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है वह भार कहलाता है और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से आप समझिए वेट यानी कि भार। तो उत्तोलक में आयास, भार एवं आलंब की स्थितियों के अनुसार उत्तोलकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो इसकी श्रेणियां है ना, यहीं से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो उत्तोलक को उसकी स्थितियों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो पहले हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, कैसे हम पता लगाएंगे। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलंब होता है वो आयास और भार के बीच में रखा जाता है। जैसे हमने पीछे उदाहरण देखा था ना कि व्यक्ति सब्बल की सहायता से भार उठा रहा है, तो उसमें जो आलंब था ये आयास और भार के मध्य में था ना, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, जिसमें जो फुलक्रम होगा ये लोड और एफर्ट के मध्य में होगा, जैसे कैंची और प्लास। तो जो एनसीईआरटी में उदाहरण दिए गए हैं यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो वो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला उदाहरण है साधारण तुला। तो जो आपने तराजू देखा होगा ना, ये वाला, ये तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैसे, तो इसमें एक और बट्टा रखा जाता है, भार रखा जाता है और दूसरी ओर जो भी सामान तोलना है उसे रखा जाता है। तो इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमने पढ़ा कि जो आलंब होगा वो बीच में होगा। तो इसमें जो आलंब होता है, जो सुई होती है जिससे हम देखते हैं भार, वो बीच में होता है, आधार बीच में होता है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण होगा। जैसे जो कैंची है, कैंची आपने देखी होगी, तो कैंची में क्या होता है कि पीछे की ओर से एफर्ट लगता है और आगे की ओर कोई भी वस्तु रखी होती है तो उसे वो काट देती है। लेकिन जो इसका आधार होता है, आलंब होता है, वो सेंटर में होता है। सेंटर में आपने देखा होगा कि एक नट होता है, अगर उस नट को आप हटा देंगे तो क्या होगा, वो कैंची काम कर पाएगी, उस पर बल लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। तो जो फुलक्रम होता है, आलंब होता है, वो बीच में होता है। तो हमने पढ़ा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, जिसमें आलंब बीच में होगा, किसके, भार और आयास के। तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि कैंची में भी आलंब बीच में है। तीसरा उदाहरण है प्लास। प्लास आपने देखा होगा, तो प्लास में भी क्या होता है कि नीचे की ओर से हम एफर्ट लगाते हैं, उसे दबाते हैं और ऊपर की ओर कोई भी भार होता है उसे पकड़ा जाता है प्लास की सहायता से। और इसके बीच में भी आप देखेंगे तो जो इसका आधार होगा, आलंब होगा, ये आयास और भार के बीच में होता है। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो प्लास काम नहीं कर पाएगा, उस आलंब के कारण ही ये प्लास काम कर पाता है। ये तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण है कि कील उखाड़ने के लिए हथौड़ा। तो आपने वो हथौड़ा देखा होगा जिसे कील उखाड़ी जाती है, पहले हम ठोकते हैं तो पीछे की ओर से नुकीला जो हिस्सा होता है उसे कील को उखाड़ते हैं। तो जब कील को उखाड़ा जाता है तो हथौड़े को पहले उस सतह पर रखा जाता है और ऊपर से हम प्रयास करते हैं, आयास लगाते हैं। नीचे की ओर जो कील है वो भार है, वो भार हटाया जाता है और जो हथौड़ा होता है उस सतह पर पहले उसे टिकाया जाता है। टिकाने के बाद हम उसे खींचते हैं ना, तो जो आधार होता है ये बल और आयास के बीच में लगता है। इसमें भी ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगला उदाहरण है कि बोझ उठाने की मुड़ी हुई छड़। तो जो छड़ होती है, जैसे हमने सब्बल वाला उदाहरण झूलों का तख्ता, तो आपने ये वाला झूला देखा होगा कि 2 बच्चे या 2 व्यक्ति एक झूले के एक सिरे पर और दूसरा झूले के दूसरे सिरे पर बैठता है, फिर ये ऊपर नीचे होते हैं, बीच में क्या होता है, आलंब। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, जिसमें जो आलंब होगा ये बीच में होगा। अब हम देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा,
तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो भार है ये आलंब और आयास के बीच में होगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, प्रथम श्रेणी में आलंब बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी में जो भार है ये बीच में होगा। जैसे जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, इसमें क्या होता है कि जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है पीछे की ओर से आप आयास लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और जो नींबू होता है उसे बीच में रखा जाता है। तो जो भार है वो तो बीच में रखा जा रहा है ना, इसका जो आलंब है, आलंब इसके आगे की ओर होता है। आप उसको खोलेंगे तो आलंब तो आगे की ओर है और नींबू बीच में रखा जा रहा है। तो इसमें पढ़ ही रहे हैं कि जो भार है वो बीच में रखा जाएगा, आलंब और आयास के बीच में। जैसे सुपारी काटने का सरोता, तो सरोता आपने पहले देखा होगा, अभी भी पान की दुकान पर होता है। तो सरोता क्या करता है, ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। पीछे की ओर से इसमें आयास लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, और जो आलंब है वो आगे की ओर है, और जो सुपारी है इसे बीच में रखा जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि जो भार है इसमें बीच में होगा। और तीसरा उदाहरण है कूड़ा ढोने की एक पहिए वाली गाड़ी। तो आपने एक पहिए वाली गाड़ी देखी होगी जिसे पीछे से ढकेल कर लेकर जाते हैं। तो इसमें जो भार होगा कूड़ा बीच में रखा जाएगा, पीछे की ओर से आयास लगेगा, एफर्ट लगेगा, और जो पहिया है इसी के कारण ये गाड़ी मूव कर रही है। तो पहिया जो इसका आधार है, आलंब है, वो आगे की ओर होता है और कूड़ा बीच में भार होता है। तो ये भी किसका उदाहरण होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, जिसके बीच में आलंब होगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, जिसके बीच में भार होगा। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा, अब बचा क्या, आयास, तो जिसके बीच में आयास होगा। तो आयास बीच में कैसे हो सकता है, जैसे चिमटा। तो चिमटा कैसे काम करता है, तो देखिए चिमटा जो होता है ना, इसका आगे मुंह खुला होता है, पीछे मुंह बंद होता है। तो जो पीछे मुंह बंद होता है वो तो आलंब है, वही आधार है। आधार हट गया तो चिमटा दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो पीछे की ओर क्या है, आलंब है, और आगे की ओर क्या होता है, आगे की ओर से ही आप कोई काम कर पाएंगे ना, कोई रोटी वगैरह है तो आगे की ओर से ही उठेगी। और जो चिमटे को दबाया कहाँ से जाएगा, तो बीच में से दबाया जाएगा। और हमने पढ़ा आयास, आयास यानी कि एफर्ट, जो आप उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, तो इस पर एफर्ट कहाँ पर लगता है, चिमटे को बीच में से दबाते हैं ना, आगे से तो नहीं दबाते, पीछे से भी नहीं दबाते, बीच से दबाते हैं। तो इसमें आयास बीच में लगता है। जैसे जो किसान का हल होता है, किसान का जो हल होगा उसमें जो हल है वो नीचे धरती में थोड़ा धसाया जाता है, आगे की ओर खींचा जाता है, लेकिन जो आदमी है उसे बीच में पकड़ कर रखता है। तो जिसमें आयास लग रहा है, बीच में लग रहा है। तीसरा उदाहरण है मनुष्य के हाथ की कोहनी। तो मनुष्य के हाथ की कोहनी, इसका उदाहरण कैसे है, तो जैसे हम किसी भी गेंद को मान लो कोई भार उठा कर रखते हैं, तो आपका हाथ ऐसे मुड़ जाता है ना, जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो भार कहाँ पर होगा, आपकी हथेली पर होगा, और जो आपका आधार होगा, आलंब होगा, ये आपकी एल्बो यानी कोहनी होगी। लेकिन आप देखेंगे कि आपकी कोहनी तो क्या हो गई, फुलक्रम हो गई, आलंब हो गई, भार क्या है, हथेली पर है। तो आयास कहाँ पर होगा, तो आयास इन दोनों के बीच में होगा। प्रेशर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो ये भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है, जिसके बीच में आलंब होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, जिसके बीच में भार होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, जिसके बीच में आयास होता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, या विद्युत बल है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, और दूसरा कथन है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो जो पहला कथन है ये तो सही है, जो सर्पी घर्षण होता है ना, ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण हमेशा ज़्यादा होता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। जो लोटनिक घर्षण है ये कम होता है, सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है। तो घर्षण ऐसे याद रखेगा जिसमें वस्तु जल्दी गति की अवस्था में आ जाए उतना घर्षण कम है। तो अगर वस्तु को लुढ़का कर ले जाया जाएगा, रोल करके ले जाया जाएगा, तो उसमें बस जल्दी गति की अवस्था में आ जाएगी। लेकिन अगर वस्तु को स्लाइड करके ले जाएं, उसे फिसला कर ले जाएं, तो उसमें घर्षण ज़्यादा लगेगा। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। और किस प्रकार के घर्षण को स्व समायोजन बल माना जाता है, यानी कि स्व समायोजन बल क्या है, उसके अंदर ही बल है। तो स्थैतिक घर्षण इसका सही जवाब होगा। उसमें जो बल लग रहा होता है वो वस्तु का ही भार होता है, बाद में उसको खसकाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण किस में लगता है, स्थैतिक में। दूसरा क्या है, सर्पी। सबसे आखिर में आएगा लोटनिक। तो सबसे कम घर्षण बल कौन सा होता है, लोटनिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा स्थैतिक में, उससे कम सर्पी में। मेज पर रखी किताब को धकेलने के लिए आपको शुरुआत में जितना बल लगाना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है या स्थिर घर्षण बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, पहिए का घूमना ये तो उदाहरण है। एक सिक्का मेज पर घूमना ये भी लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण है, इसमें भी सिक्का रोल हो रहा है। तीसरा है एक गेंद का जमीन पर लुढ़कना, तो ये भी लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण है। चौथा उदाहरण है कि एक किताब मेज पर खिसकना, ये लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर जो किताब है ये मेज से खिसकाई जा रही है, तो ये सर्पी घर्षण बल का उदाहरण होगा। क्योंकि जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब किसके बीच स्थित होता है, तो जो आलंब होता है ये आयास और भार के बीच में स्थित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार किसके बीच में स्थित होता है। तो भार तो आ ही गया, बचे दो कौन से, आयास और आलम्ब। तो जो भार होता है ये आयास और आलम्ब के बीच में स्थित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगित में से कौन सा प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण है, चिमटा, गाड़ी का पहिया, कैंची या हल। तो प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण कौन सा होगा, जिसके आलम्ब आधार बीच में होगा। तो कैंची इसका सही जवाब है, ये प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, कैंची, सुपारी काटने का सरोता, क्रिकेट का बैट या धनुष और तीर। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण कौन सा होगा इसमें, तो सुपारी काटने का सरोता इसकी चिमटा की श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो चिमटा जो है, तो जो चिमटा है इसके बीच में आयास लगता है और जिसके बीच में आयास लगता है वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में डैश आलम्ब और आयास के मध्य होता है। तो द्वितीय श्रेणी में जो भार है ये आलम्ब और आयास के मध्य में होता है।